समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको फुर्सत नहीं है और जो अमीर लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं। तो कैसे आएगा बदलाव? मगर इन्हीं 3 तबकों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जिनको नज़र आता है बदलाव के ज़रूरत की और ये पूछना चाहते हैं और पूछते हैं। और जब कुछ लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो हाथ खींचने वाले कम और टांग खींचने वाले ज़्यादा लोग मौजूद रहते हैं। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज, क्योंकि इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं एक आर्ट एक्टिविस्ट हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ और मैं आरटीआई को लेकर के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए अवेयरनेस की लाते रहता हूँ। पिछले 2 महीने से मैं नहीं ला पाया, घर में एक घटना हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं नहीं ला पाया। लेकिन आज जो मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ वो इतना महत्वपूर्ण है और इतना ज़रूरी है आप लोगों के लिए और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो आरटीआई से संबंध रखते हैं, आरटीआई सीखना चाहते हैं, अपने गाँव में, शहर में हो रहे सरकारी काम के प्रति थोड़ा-सा सीरियस रहते हैं कि भई काम हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अक्सर हम लोग करते क्या हैं जनरली? सामान्यतः जो मैंने देखा है कि लोग आरटीआई का मतलब यही समझते हैं कि गूगल पे गए, यूट्यूब पे गए, कोई फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया, उसमें अपना नाम पता बदल दिया और भेज दिया और समझते हैं कि आरटीआई हो गया। पर भाई साहब मैं आपको बता दूं कि आरटीआई अपने आप में एक जंग है, एक लड़ाई है और जब भी जंग होता है ना तो उस जंग के अपने कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं। जैसे महाभारत का, वहाँ अलग नियम कानून थे, अलग अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल हुए। रामायण में अलग अस्त्र शस्त्र निर्माण हुए, इस्तेमाल हुए। ठीक उसी तरीके से आरटीआई की इस जंग में आरटीआई अधिनियम 2005 नियमावली है, एक अधिनियम है और उसकी जो अलग अलग नियमावली है ये उसके नियम कानून हो गए और यहीं से निकलते हैं इसके अस्त्र शस्त्र, जिसका हमें ज्ञान होना जरूरी है। अभी लोग डाउनलोड करके यूट्यूब से या गूगल से गए, डाउनलोड करके एक नाम पता बदल के आरटीआई का भेज देते हैं आवेदन और उनको ऐसा लगता है कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, आज तो बैंड बजा दी मैंने, आज मैंने आरटीआई डाल दिया। आज तो भाई साहब 1 महीने बाद जब कोई जवाब नहीं आएगा तो क्या करना है नहीं पता है। अधूरा जवाब आया तो क्या करना है नहीं पता है। गलत जवाब आया तो क्या करना है नहीं पता है। और यदि गुमराह करने वाला आया तो क्या करना है नहीं पता है। तो 2 महीने बाद जिसके भी खिलाफ आपने आरटीआई लगाई थी, जनरली 90% 99% केसेस में लोग ग्राम पंचायत के दायरे तक ही रहते हैं आरटीआई को लेकर के। तो अब तो वो तो लोकल ही है कोई ना कोई, अब वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटेगा। नहीं दिया जवाब, क्या उखाड़ लिया मेरा। दे दिया गलत जवाब, मुंह बंद करा दिया उसका, क्या उखाड़ लिया मेरा। तो ऐसे में आपकी हो जाती है उल्टी किरकिरी। तो मेरे हिसाब से आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। आपको पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए, उसके नियम कानून को समझना चाहिए, उसके उसमें इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र को समझना चाहिए और उसके बाद फिर आपको इस फील्ड में कूदना चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल यदि आप मान लीजिए किसी के साथ जंग में लड़ गए, कूद गए, अब आप पिस्टल चला रहे हैं और सामने से जो है वो AK-47 चल रहा है, तो आप उस टाइम AK-47 से बचना कैसे है वो सीखने तो नहीं जाओगे, आपको पहले से पता होना चाहिए। अब किसी तरीके से आप बच भी गए, छुप गए, तो आपको वार तो करना है ना। तो वार करने के लिए आप AK-47 वाले को पिस्टल से वार नहीं कर सकते, उससे बड़े हथियार से वार करना होगा। तो अब आप जाओगे सीखने उस वक्त नहीं ना, आपको पहले से पता होना चाहिए और वो हथियार भी आपके पास होना चाहिए। तो ये कंप्लीटली एक फाइट है, एक सिस्टमेटिक फाइट है और इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं असली मुद्दे पे।
अक्सर लोग आरटीआई में क्या मांगते हैं? सूचना। अब हमने फलाना योजना हुआ, फलाना योजना से संबंधित हमें ये दस्तावेज दे दीजिए, उसकी प्रतिलिपि दे दीजिए, उसका पेमेंट वाउचर दे दीजिए, उसका टेंडरिंग का पेपर दे दीजिए, यही सब मांगते हैं। भाई साहब, सरकारी डिपार्टमेंट में एक रुपए नहीं निकलता जब तक डॉक्यूमेंट आपका परफेक्ट ना हो। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन तो आप कितना भी मंगा लो, आपको 90% केस में परफेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर फायदा क्या हुआ मंगाने का। अब आते हैं असली मुद्दे पे कि आरटीआई एक्ट की जो अधिनियम है, आरटीआई एक्ट जो कानून है, उसी कानून में हमें एक राइट भी मिला है कि हम सरकारी काम की जांच भी करवा सकते हैं और वो भी अपने सामने खुद से कर सकते हैं। तो आज उसी कड़ी में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके गांव में जो पीसीसी सड़क होती है, पीसीसी सड़क का ढलाई होता है, काम होता है, उसकी जांच कैसे करवाएं और उसके लिए आरटीआई आवेदन कैसे लिखें, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा पूरे वीडियो के साथ आखिर तक, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और दूसरा साथ में दोस्तों कि हमारा हर एक रविवार को एक लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, प्रश्न उत्तरी सेशन होता है आरटीआई एक्ट को लेकर के। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है आरटीआई एक्ट को लेकर के, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं उसके साथ। और उसका जो लिंक है वो बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं पॉसिबल है, फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो उसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ जाइए, आप लोग रजिस्टर कीजिए, आपका स्वागत है। आप अपने सवाल, आपके मन में जो भी सवाल है रिलेटेड आरटीआई से, वो आप ज़रूर वहाँ पे रखें। बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, जो हम लोग आपस में एक नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है और क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन होता है। तो आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ कि अब किस तरीके से एप्लीकेशन जो है लिखा जाए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता है, एक वाइट पेपर ले लीजिएगा। वाइट पेपर पे जो है आपको जनरली जो हम लोग हेडर बनाते हैं, नाम, पता, ईमेल आईडी, ये सब आपको लिख लेना है। तो आप इस तरीके से जो है आप अपना नाम लिख लेंगे, जितेंद्र कुमार, आपका जो भी नाम है, पता आप अपना पूरा लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिख लेंगे, ईमेल आईडी यदि मौजूद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर आपको डेट लिखना है, आप दिनांक लिख लीजिए। मैं दिनांक लिख लिया, जो भी दिनांक है आपका। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमेशा जो आवेदन है वो लोक सूचना अधिकारी को ही लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे लिखिए, सेवा में श्रीमान लोक सूचना अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी। बिहार में प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं और उत्तर प्रदेश में विकास खंड पदाधिकारी होते हैं या खंड विकास पदाधिकारी होते हैं। तो हर जगह थोड़ा सा नाम जो है वो अलग अलग हो जाता है, बट इन शॉर्ट इट्स पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। हम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को इसलिए लिखते हैं क्योंकि ब्लॉक में जो भी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी होती है वो उन्हीं की होती है, और उसके अंदर सारे विभाग के जितने भी एचओडीज होते हैं ब्लॉक लेवल के, ये वीडियोस को रिपोर्ट करते हैं। तो अब आप वीडियो को भेज दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, और वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक उसको फॉरवर्ड कर देगा नीचे देने के लिए। तो आप उनका पूरा पता लिख देंगे। पता लिखने के बाद जो है आप सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि विषय। तो विषय में बहुत सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आप सिंपली लिखिएगा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद अब चलते हैं सब्जेक्ट पे, मैटर पे। मैटर में हम लोग लिखेंगे महोदय ग्राम पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, प्रखंड में प्रखंड का नाम या विकास खंड का नाम या जो भी आप जनपद, जिला, जनपद या जो भी रखते हैं आपके यहाँ जो भी नाम होगा, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम में हुए पीसीसी सड़क निर्माण जिसकी जानकारी नीचे दी गई है उससे संबंधित जानकारी सूचना का अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अब उसके नीचे जो है आपको उस सड़क की डिटेल्स देनी है जिसकी आप जांच कराना चाहते हैं। तो आप कुछ इस तरीके से डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जैसे मैंने लिखा है, ये उदाहरण के लिए लिखा है मैंने कि योजना कौन सी थी, तो रमन कुमार पांडे के खेत से जमशेद आलम के घर तक पीसीसी सड़क निर्माण। वर्क कोड उसका क्या था, प्राक्कलित राशि उसकी कितनी थी, ये आप मेंशन कर दीजिए। अनुमानित मानव दिवस कितना था, ये मेंशन कर दीजिए, और उसकी लंबाई मापी कितनी थी, ये मेंशन कर दीजिए।
अब आप बोलेंगे कि ये डाटा आपको मिलेगा कहाँ से? तो नियमतः जहाँ भी पीसीसी सड़क की ढलाई होगी वहाँ पे बनाने से पहले, वर्क होने से पहले, काम होने से पहले ये बोर्ड लगाना अनिवार्य है और उस बोर्ड पे आपको जानकारी मिल जाएगी कि योजना का नाम क्या था, वर्क कोड क्या था, उसकी प्राक्कलित राशि क्या है, अनुमानित मानव दिवस कितनी है और लंबाई कितनी थी। तो ये एवरेज डाटा तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग लिखेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपरोक्त कार्य से संबंधित निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं। ठीक है। अब कौन कौन सी सूचना उपलब्ध करानी है? सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2J1 यानी कि मुख्य धारा 2 है, सब सेक्शन J है, उसका क्लॉज 1 है, के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है और इसके तहत मैं उपरोक्त कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूं। आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे तिथि एवं समय बताएं जब मैं सक्षम अधिकारी के समक्ष इस कार्य की जांच कर सकूं। आपसे अनुरोध है कि निरीक्षण के समय उपरोक्त कार्य से संबंधित दस्तावेज जैसे मेजरमेंट बुक, खर्चों का विवरण, रेखा चित्र, कार्य में उपयोग की गई सामग्री की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि कार्य के जांच का मिलान दस्तावेजों के हिसाब से हो सके। अब देखिए यहाँ पे आएगा असली मजा। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बताया कि पूरे ही होते हैं लगभग लगभग, पर असली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है वो तो ग्राउंड पे पता चलेगा। और अब पहुंचे हैं आप ग्राउंड पे, जहां पे आप चेक करेंगे कि भैया इसमें तो लिखा है कि 6 इंच की ढलाई होनी थी, 6 इंच की पीसीसी ढलाई हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है। अब आप देखोगे कि उसमें बुक में लिखा है कि 53 ग्रेड की सीमेंट यूज होनी है या 43 ग्रेड की सीमेंट यूज होनी है, जो भी सीमेंट यूज होनी है वो सीमेंट वहां पे यूज हुआ है कि नहीं हुआ तो कैसे पता चलेगा? आप उसकी कॉन्क्रीट टेस्टिंग करा सकते हैं, वो मैं अगले क्लॉज में आपको बताऊंगा। उसकी नापी आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा है कि भाई 750 फीट की सड़क है, 750 फीट हुई कि नहीं हुई। जनरली कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं, जहां से शुरू हुआ है वहां पे 6 इंच की ढलाई कर देंगे, जहां लास्ट हुआ है वहां 6 इंच की ढलाई कर देंगे, दोनों साइड में 6 इंच की ढलाई कर देंगे, लेकिन जो बीच का पोर्शन होता है ना वो 1.5-2 इंच पे ही काम रहता है उसका। तो आप ये भी देख सकते हैं, है ना, बीच से कहीं से भी जो है आप 2-3 जगह से जो है सैंपलिंग कर सकते हैं। तो आप ये डिमांड कर सकते हैं कि भैया सक्षम अधिकारी के समक्ष जो है मुझे इसकी जांच करनी है, तो कृपया आप मुझे समय तिथि बताएं जब मैं इसका मिलान कर सकूं, और साथ में आप मुझे दस्तावेज भी जरूर दिखाइएगा, लेकर के आइएगा, ताकि मैं उसके हिसाब से इसकी जांच कर सकूं। तो अब आप आ गए आप ग्राउंड पे, और अब असली जो जांच है ना वो ये होगा। देखो दोस्त, मेरा ये मानना है कि जब तक हम पूछेंगे नहीं तब तक बदलाव आएगा नहीं। ठीक। पहले तो कागजों में भी गड़बड़ी होती थी, लेकिन जब हमने पूछना शुरू किया तो कागज थोड़े परफेक्ट होने शुरू हुए, सिस्टम ऑनलाइन हुआ, अब ई ग्राम स्वराज आ गया है, बहुत सारे पोर्टल्स आ गए हैं जिसपे हुआ सिस्टम बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है। सरकार तो चाहती है ट्रांसपेरेंसी लेकर के आना, अपने सिस्टम पे लगी भी हुई है, पर ट्रांसपेरेंसी के लिए कहीं ना कहीं हम भी अकाउंटेबल हैं, हम भी उत्तरदायित्व है, क्योंकि हम किस लेवल से किस तरह किस तह तक जा करके हम पूछना चाहते हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एक दो एप्लीकेशन लिख देते हैं, फिर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया और फिर चुप होकर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको यदि आप घर से निकले हैं तो आपको कहीं ना कहीं पहुंचना है, मंजिल आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यदि आप बिना मंजिल के चलेंगे तो निश्चित ही आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपको यदि मंजिल पता है तो आप ढूंढते ढूंढते पूछते पाछते पहुंच ही जाएंगे। एक और चीज़ है दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहा हूँ लोगों को, सभी को, कि दिशा और गति में ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो दिशा है, गति महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों के मुकाबले गति आपकी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, यदि दिशा जरा सा भी गड़बड़ है ना तो आप जीवन में कभी अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। मगर वहीं पर यदि आपकी दिशा परफेक्ट है, स्पीड थोड़ी कम भी है ना तो चलेगा, आप आज नहीं तो कल जो है अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए आप लोग दिशा जो है ना हमेशा अपनी परफेक्ट रखो, गति पे फोकस मत करो। आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना सही दिशा में तो गति अपने आप सही हो जाएगी। चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा जाए? सेकंड पॉइंट पे हम सैंपल्स मांग सकते हैं उनसे, यदि आपको लगता है कि सैंपल्स मांगना चाहिए आप लिखिए इसको। इस सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2J3 के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को सरकारी कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का
प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है और इसके तहत मैं उपरोक्त कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूँ। कृपया निरीक्षण के समय मुझे उपरोक्त कार्य में इस्तेमाल हुए सभी सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना प्रदान किया जाए। आपने ये एप्लीकेशन लिख दिया, भेज दिया। अब मैं आपको बता दूं कि निरीक्षण करने का भी कुछ फीस है और प्रमाणित नमूना लेने का भी कुछ फीस है। आपको अपने राज्य की नियमावली के अनुसार ये फीस पे करनी होगी। कहीं कहीं पे पहला घंटा जो है वो फ्री है, उसके बाद 50 रुपये घंटा है, कहीं 100 रुपये घंटा है और सैंपल्स का जो है वो एज पर एक्चुअल जो उसका एस्टिमेट बनता है वो आपको बताया जाएगा। मगर फिर भी ज़्यादा नहीं होता है, आप एफर्ट कर सकते हैं। मगर इससे जो बदलाव आएगा ना वो अल्टीमेट होगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे, जमीनी हकीकत क्या है ये आपको भी देखने को मिलेगा। और जब भी आप ऐसा करें और जिस दिन भी आपको डेट मिले तो आप उस दिन पूरे लाव लश्कर के साथ यानी कि वीडियो कैमरा के साथ, यदि आपके संपर्क में प्रेस रिपोर्टर्स हैं तो आप उनको भी बुला लीजिए कि भैया आप भी आइए, देखिए हम निरीक्षण करने जा रहे हैं और पूरे दस्तावेज के साथ जा रहे हैं, तो आप उनको भी बुला सकते हैं। तो मतलब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और जब आप ये डालेंगे ना तो ये निश्चित है कि ऐसी खलबली मचाएगा, ऐसी खलबली मचाएगा, कितने लोगों की कुर्सियां हिलेंगी, ये तो तय है। यदि उन्होंने काम सही ढंग से किया है तो वो निश्चिंत होंगे, अदरवाइज उनकी नींद उड़ने वाली है। इसके बाद बहुत सिंपल है शुल्क की जानकारी कि जो भी आप शुल्क पे करेंगे 10 रुपये का। देखिए आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, मैं बता देता हूँ। दो तरीके की फीस होती है आरटीआई में, एक होती है आवेदन शुल्क और एक होता है सूचना शुल्क। तो जो आवेदन शुल्क है वो हम आवेदन के साथ भेजते हैं। सूचना शुल्क जो है, यदि बहुत बल्क में आपका रिक्वायरमेंट है या डीवीडी में रिक्वायरमेंट है या पेन ड्राइव में है तो आपको अलग से बताया जाता है कि भैया आपको सूचना देने के लिए इतना शुल्क अलग से लगेगा। तो आप लोग हमेशा ये माइंड रखिएगा कि सूचना शुल्क अलग से लगता है। अब इन इन केसेस में भी आपके राज्य के नियमावली के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर मैंने बताया आपको 50 रुपये घंटे से 100 रुपये घंटे तक का रहता है और पहला घंटा फ्री होता है निरीक्षण में। और उसके बाद जो है आपका सैंपल्स का जो है, जो आप नमूना इकट्ठा करेंगे उसका अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ सकता है। तो यदि आवेदक एबव पॉवर्टी लाइन है तो उनको फीस देने की ज़रूरत है। फीस आप पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पे कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, फिर ये लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आवेदक बीपीएल फैमिली से बिलोंग करता है तो आप लिखेंगे कि आवेदक बीपीएल कार्ड धारी है, इसलिए आवेदन शुल्क से देय मुक्त है, कार्ड की प्रति संलग्न है और आपको अपनी कार्ड की प्रति जो है वो इसके साथ लगा देनी है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है आरटीआई से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिएगा। इससे थोड़ा सा बल मिलता है आपके आवेदन को। ठीक है, एक एक करके मैं थोड़ा सा डिफाइन भी करता चलूँगा उसको और आपको लिखता भी चलूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं इसमें कि यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग कार्यालय से संबंधित नहीं है तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपधारा 3 के तहत आप मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को 5 दिनों की समयावधि के अंदर हस्तांतरित करें। यानी यदि आपने गलती से गलत जगह आपने भेज भी दिया है आवेदन तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब उस लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही लोक सूचना अधिकारी तक, सही विभाग तक आपके आवेदन को ट्रांसफर करें और उसकी एक कॉपी सूचनार्थ आपको भी भेजें कि आपके आवेदन को अब सही जगह पे भेज दिया गया है, आपका आवेदन गलत जगह पे आ गया था। दूसरा पॉइंट इसमें जरूर लिखेंगे हम लोग, ठीक है, कि जब भी आप मुझे जवाब दें तो 2000 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 उपधारा 8 उसका क्लॉज 3 और धारा 7 उपधारा 3 और क्लॉज 2 के अनुसार सूचना उपलब्ध कराते समय मुझे आप प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पद व पता जरूर बताएं, ताकि यदि मुझे आपके निर्णय से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है तो मैं इसको अपर अथॉरिटी तक एस्केलेट कर सकूं। जो तीसरा पॉइंट है आपको लिखना है इसमें धारा 7(9) के बारे में। धारा 7(9) क्या कहता है कि धारा 7(9) के अनुसार मैं लोक सूचना अधिकारी से अनुरोध करता हूं कि जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है वह उसी रूप में प्रदान करें।
अब मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमको ईमेल में डाटा चाहिए, हमको इसमें चाहिए। जानकारी जिस रूप में मांगी जा रही है आपको उसी रूप में मिलनी चाहिए, ये क्लॉज कहता है। मगर इसके साथ एक और चीज है कि वो उस रूप में उपलब्ध भी होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आप सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, तो सीसीटीवी फुटेज तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, वो आपको डीवीडी फॉर्म में मिल जाएगा। अब आप कोई 2-4 साल की प्रतियां मांग रहे हैं और वो 2-4 हज़ार पेज में है, और यदि वो ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है, वो स्कैन कॉपी अवेलेबल नहीं है, तो वो आपको कितना भी आप कुछ कर लो, आपको नहीं मिलेगा वो स्कैन। ठीक है, आपको वो फोटोकॉपी ही मिलेगी, और फोटोकॉपी का जो भी नियम अनुसार पेमेंट होगा वो आपको करना चाहिए और करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें ये लिखेंगे हम लोग 7(1) के अनुसार कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अनुरोधित जानकारी है वो 30 दिनों के भीतर प्रदान करें। ठीक है, तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 है वो यही डिफाइन करता है कि 30 वर्किंग डेज के अंदर जो है आपको ये चीज़ देना है। अब 30 दिन कौन सा, जिस दिन आपका आवेदन वहां पे पहुंचा है वहां से शुरू होता है वो, और उनके आवेदन लिखने तक 30 दिन होना चाहिए। इसलिए जनरली मैं लोगों से कहता हूं कि 5 से 8 दिन जो है आप पोस्टल डिले का, जो डाक माध्यम से जवाब आता है उसमें कई बार देर हो जाती है, उसका आप काउंट हमेशा कर लें, सही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसमें धारा 7(8) के अनुसार यदि आपने मेरे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया तो आपसे अनुरोध है कि आप मुझे रिजेक्शन का कारण बताइए, अस्वीकृति का कारण बताइए, और ये भी बताइए कि आपने किस धारा के अनुसार मेरे आवेदन को रिजेक्ट किया है। ठीक है, यदि आपने दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं बताई तो आपका निर्णय जो है वो असंतोषजनक होगा, और फिर मैं अपर अथॉरिटी को एस्केलेट कर सकता हूँ या राज्य सूचना आयोग में आपकी शिकायत भी कर सकता हूँ। अगला पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे कि धारा 8(1)(g), ठीक है, जो सबसे ज़्यादा जवाब आजकल यही आता है कि इसके तहत मेरा सूचना नहीं आता है, और मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी सूचना जिसे संसद या राज्य के विधानमंडल में डिस्कस नहीं किया जा सकता, उससे किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ओपनली सेशन में, वो हमको भी मिलना चाहिए, और यदि वो इतना प्राइवेट है, इतना सिक्योर्ड है कि उसको हम वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो उससे हमको भी वंचित रखा जाना चाहिए। आप ये कर सकते हैं। एक पॉइंट हम इसमें और लिखेंगे कि धारा 7(2) के अनुसार यदि आपने 30 दिनों के अंदर कोई भी निर्णय नहीं दिया मेरे आवेदन पर, तो मैं ये मान लूंगा कि आपने मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, और मैं फिर अपर अथॉरिटी की तरफ एस्केलेट करूंगा। ठीक है, तो जनरली ये चीज़ें उनको पता होती हैं, मगर फिर भी आप लिख दीजिए, इससे ये होता है कि सामने वाले को पता रहता है कि भाई आपको पता है। ठीक है, तो आप आगे जा सकते हो, तो आप पहले से ही थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं उसको, बल प्रदर्शन जो है वो करते हैं। वो पुलिस फोर्स करती है ना, कभी कभी वो फ्लैग मार्च करती है रास्ते में, वो क्या करती है, वो बल प्रदर्शन करती है, अपना दिखाती है कि भैया तुम लोग दंडा लो, शांत रहो, सीधे कर देंगे। तो आप भी थोड़ा सा, हम लोग हमारा अस्त्र शस्त्र तो कलम है, तो कलम से लिखते हैं कि हमारे पास ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं, और ये हथियार हैं। आखिरी पॉइंट लिखेंगे हम लोग, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना या किसी अनुरोध करने के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, आपसे कोई ये नहीं पूछ सकता कि आपको ये जानकारी क्यों चाहिए, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, और इसके बाद एक डिक्लेरेशन जो कि बहुत ही जरूरी है, बिना डिक्लेरेशन के तो आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो डिक्लेरेशन आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी मामले में और किसी के तहत प्राप्त जानकारी का उपयोग, पास, साझा, प्रदर्शन या प्रसारित किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके से नहीं करूंगा जो एकता के लिए हानिकारक हो और संप्रभुता या भारत के हित के खिलाफ हो। आप ये डिक्लेरेशन नीचे लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपको अपना नाम पता लिखना है, सिग्नेचर करना है, और इसको आपको भेज
देना है। ठीक है, सादर धन्यवाद भवदीय। आप साइन करेंगे, पता करेंगे, पता लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे और इसके साथ पोस्टल ऑर्डर या बीपीएल कार्ड की कॉपी अटैच करेंगे और इसको आप जो भी आपके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, आप उनको लोक सूचना अधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से या जो भी आपके इलाके में कहा जाता है उनके नाम से आप इसको भेज देंगे। यदि पोस्टल ऑर्डर कैसे भरना है ये जानना है तो इसकी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपको एनवेलप कैसे लिखना है, लिफाफा कैसे लिखना है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। आप चैनल को जाएंगे, इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मित्र कि आपको डेफिनेटली ये काफ़ी जानकारी वाली वीडियो लगी होगी। यदि आप हमारे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं तो आपका धन्यवाद, और यदि आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जनहित में इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, एकता में बल है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही समाज में बदलाव आएगा। थोड़ा देर हो सकता है मगर डायरेक्शन सही रखना है ना, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। डायरेक्शन यदि गलत होगा तब तो कभी नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि आपको ये इसका पीडीएफ कॉपी चाहिए तो ये www.जिम्मेदारभारत.org पर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मित्रों, हमारा एक लाइव क्लास चलता है संडे को 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, और ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो आरटीआई एक्ट को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उसकी तैयारी करके उसके बाद अच्छे तरीके से लड़ना चाहते हैं। जो इंटरेस्टेड है उनके लिए है ये, और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होता है ये, और इसकी एक छोटी सी शुल्क रखी गई है, बहुत छोटी सी, बहुत निम्न शुल्क है जो आप बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं, और वो सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि इंटरेस्टेड लोग जो इंटरेस्टेड हैं वही इसमें जुड़ सकें। ये लाइव क्लास होता है पूरा, तो यदि आप लोग लाइव क्लास करना चाहें तो आपका स्वागत है, उसका भी लिंक इसमें दिया हुआ है, आप नीचे जा करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी कि नहीं लगी ये तो मुझे कमेंट के ज़रिए ही पता चलेगा। तो आप जहाँ से भी देख रहे हैं ये वीडियो, कम से कम उस जगह से नमस्कार तो भेजिए मुझे, तब तो पता चलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इसी के साथ ही मैं जितेंद्र कुमार आपसे विदा लेता हूँ और मिलता जल्दी ही एक नए और अच्छे वीडियो के साथ आरटीआई एक्ट के ऊपर।